हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पेज नंबर 30। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड और अनऑर्गेनाइज्ड, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैसा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो डिवाइड किए हुए हैं दो सेक्टर्स जो डिवीज़न है इनके बीच में, तो ये क्या इसके अंदर अंतर है। तो यहाँ पर क्या बताया है, लेट अस एग्जामिन अनदर वे टू क्लासीफाई एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो और एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्लासीफाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। ये किस प्रकार से करेंगे कि लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। व्हाट आर देयर कंडीशन टू ऑफ वर्क, वो किस कंडीशन में काम करते हैं या किस कंडीशन पर काम कर रहे हैं। आर there any rules and regulation that are followed as regard their employment। भाई क्या कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जब उनको काम दिया गया था और उसको फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो स्टोरी बताई गई हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझने के लिए। सबसे पहले क्या, कांता की स्टोरी है। कांता वर्क इन एन ऑफिस, ये एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। भाई 9:30 से लेकर 5:30 तक वो काम करती है ऑफिस में। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। भाई हर महीने जब ख़त्म हो जाता है हर महीना, तो उसके बाद उसको रेगुलरली उसकी जो सैलरी है वो मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी, अब सैलरीज के अलावा उसे शी ऑल्सो गेट्स प्रोवाइड फंड्स एज पर द रूल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। उसे कुछ फंड्स भी मिलता है जो जैसा कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसे मेडिकल का और जो दूसरे अलाउंसेस हैं वो भी मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, कांता को संडे को ऑफिस नहीं जाना होता। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, ये पेड हॉलीडे है संडे की कांता की। व्हेन शी ज्वाइन वर्क, जब उसने काम शुरू किया था, शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्क, जिसके अंदर लिखा गया था जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस थी काम करने की वो सारी लिखी गई थी। अब सेकंड कमल की स्टोरी है यहाँ पर। कमल इज़ कांताज नेबर, जो कमल है क्या है, कांता का पड़ोसी है। ही इज़ अ डेली वेजेस लेबर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप, वो डेली वेजेस का लेबर है जो उसके पास में जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर वो काम करता है। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM। वो सुबह 7:30 शॉप पर चला जाता है और शाम को 8 बजे तक काम करता रहता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, उसके वेजेस के अलावा या सैलरी के अलावा उसको कुछ भी अलाउंस वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क, उसे जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। ही डज़ नॉट वर्क, ठीक है। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती और ना ही कोई पेड हॉलीडे होता है। नोर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, ना ही उसको कोई ऐसा लेटर दिया गया है जिसमें कि ऐसा कहा जाए कि वो इस शॉप के अंदर काम करता है। अपॉइंटमेंट लेटर कुछ भी ऐसा उसको नहीं दिया गया है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, उसे उसको जो काम देने वाला कभी भी कह सकता है कि काम छोड़कर तुम चले जाओ। तो अब देखो ये दो डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ द वर्क बिटवीन कांता एंड कमल, दोनों की कंडीशंस में काम करने की में क्या है, फ़र्क है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बात बताई गई है, कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कांता काम करती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो किन एंटरप्राइजेज को या प्लेसेस को कवर करता है जहाँ पर वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, जहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस है भाई वो लिखी हुई हैं, भाई ये हैं यहाँ पर क्लियर हैं एकदम से, और लोगों को जो है काम वो वहाँ पर मिलना ही मिलना है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इन्हें रजिस्टर किया हुआ है एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स
एंड रेगुलेशन, और उन्हें वहाँ के जो रूल रेगुलेशन हैं वो फॉलो करने होते हैं, which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. अब यहाँ पर कुछ कानून भी उनकी जो है हेल्प ले सकते हैं, कानून की हेल्प भी वो ले सकते हैं, यहाँ पर वो उनको मिलती है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये सब उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी वगैरह मिलती है, परमानेंट ग्रेजुटी एक्ट है, जैसे पेंशन वगैरह उनको मिल जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो एक्ट हैं जो उनकी हेल्प जो है वो करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। अब इसे क्या कहा गया है? ऑर्गेनाइज्ड कहा गया है। इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, इससे कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन, some of these peoples may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations। अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, एम्प्लॉय नहीं है वो किसी के, ये खुद ही काम करते हैं, लेकिन ये इनको रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और इन्हें सारे जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने होते हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय, अब जो वर्कर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? एक तो सिक्योरिटी मिलती है उनको, भाई काम तो उनको मिलेगा ही मिला, इस चीज़ की सिक्योरिटी उनको मिलती है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, उन्हें कुछ जो फिक्स उनके तय किए गए घंटे हैं उसी में ही काम करना होता है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम, उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, उन्हें और भी बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। वट आर द दीज बेनिफिट, ये बेनिफिट्स क्या हैं और कौन से बेनिफिट मिलते हैं? एक तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया कि भाई उनको फिक्स घंटे हैं उनके काम करने का, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, और उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम करते तो ओवर टाइम मिलता है। 3-4 तो यहीं पर बता दिए आपको बेनिफिट है। अब इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर बताए हैं। दे गेट पेड लीव्स, भाई उनके जैसे लीव वगैरह अगर लेते हैं तो उनको मतलब कि पेड होती है उनकी, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे जैसे प्राइवेट जॉब्स में काट लिए जाते हैं। और पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, जो भी हॉलीडेज़ वगैरह लेते हैं उनको पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलता है उनको, ग्रेजुटी मिलती है, इस तरह के और भी जो है बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, मीन्स इलाज वगैरह के सब उनको पैसे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक, अब जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं वो किस चीज़ को, कौन सी फैसिलिटीज़ को इंश्योर करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर मिले, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मिले, ठीक है, और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिले, इन चीज़ों की भी उनको फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। ये तो था ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स, ठीक है। तो भाई वहाँ काम करने वालों को क्या बेनिफिट मिलेंगे, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अब हम पढ़ेंगे। इन कंट्रास्ट, अब जो कमल था कंट्रास्ट में इसके बिल्कुल उलट, वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या है, कोई छोटे या कोई ऐसी यूनिट हो सकती है, कहीं मतलब कि स्कैटर्ड यूनिट हो सकती है, अलग से कोई यूनिट हो सकती है जहाँ पर बहुत विच आर लार्जली आउटसाइड, बाहर भी हो सकती है, और द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है, मतलब इस पर गवर्नमेंट का कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन तो यहाँ पर होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता। जॉब शेयर आर
लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। अब जो जॉब्स भी यहाँ पर होती हैं, क्या है वो जॉब्स, उनको कम पैसा दिया जाता है और रेगुलर जॉब नहीं मिलती। देयर आर नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं होता, पेड लीव्स नहीं होती हैं, हॉलीडेज़ नहीं मिलती हैं, लीव्स ड्यू टू सिकनेस एसेट्रा, या बीमारी के समय जो छुट्टी वगैरह है वो भी पेड नहीं होती, या छुट्टी ही नहीं मिलती, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब मिलता है, इसका एकदम अपोजिट है ये। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, जो काम है वो भी सिक्योर नहीं रहता, कभी भी कहा जा सकता है कि आप काम को छोड़ दीजिए। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, लोगों को बिना किसी रीज़न के ये कहा जा सकता है कि आप काम को छोड़ दीजिए। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क, जब भी कम काम होगा, सच एज ड्यूरिंग सम सीज़न, जैसे किसी सीज़न के अंदर, सम पीपल में भी आस्क्ड टू लीव, कुछ लोगों को जॉब छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, कि सिर्फ सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, कि एम्प्लॉयर जो काम देने वाला है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, वो मतलब कि अपने छोटे मोटे काम इसके अंदर करते हैं, सच एज सेलिंग, जैसे कि बेचना, गलियों में बेचना, और डूइंग रिपेयर वर्क, या फिर कुछ रिपेयर वर्क वगैरह जो कर रहे होते हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, ठीक इसी प्रकार से फार्मर भी जैसे अपना काम जब करते हैं, हायर लेबर को हायर करते हैं, एज इसी प्रकार से हायर करते हैं, एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब भी उसे ज़रूरत होती है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर किस प्रकार से वर्कर्स की प्रोटेक्शन जो है वो की जाए। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जॉब्स जो है ऑफर करता है, दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लो। भाई जॉब्स तो यहाँ पर मिलती है जब ज़रूरत होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो बहुत ही स्लो होती है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब जो है वो नहीं मिलती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, they adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers। ऐसा बहुत ही कॉमन है, कहाँ पर कॉमन है, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटरप्राइजेज हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, वहाँ पर ये बहुत ही कॉमन बात है। वो इस तरह की स्ट्रेटजी को अब अडॉप्ट तो करते हैं, क्यों, ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज, और मना कर देते हैं किसी भी प्रकार के लॉ को मानने से, दैट प्रोटेक्ट लेबर, जिसमें कि लेबर का बचाव हो सके, इस प्रकार के कानून को वो मानने से मना कर देते हैं। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। अब नतीजा क्या निकलता है कि बड़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जहाँ वर्कर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर जॉब्स के लिए आते हैं, विच पे अ वेरी लो सैलरी, जहाँ पर बहुत ही कम सैलरी पे की जाती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस, और मोस्टली क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और फेयर वेजेस भी उनको नहीं मिलते हैं। देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी जो अर्निंग है वो भी कम होती है और वो भी रेगुलर नहीं होती। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, ये जॉब्स भी उनकी सिक्योर नहीं होती, एंड हैव नो अदर बेनिफिट, और भी दूसरे कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलते। सिंस द 1990s, 1990 से, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे वर्कर्स की जो जॉब है वो जॉब खो रहे हैं वो अपनी। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग्स। अब उन्हें भी मजबूर होकर जो जॉब करनी पड़ रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करनी पड़ रही है, जहाँ पर कम कमाई होती है उनकी। हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम के
लिए क्या ज़रूरी है, देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर और वर्कर्स को सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है। किस, कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। Who are these vulnerable people who needs protection? अब ये खतरे में लोग कौन हैं और किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? इन द रूरल एरियाज़ के अंदर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस। अब यहाँ पर क्या बताया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर किससे मिलकर बनता है? जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है, बाकी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं जैसे कि वीवर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर और गोल्डस्मिथ, ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनता है? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग आते हैं। Nearly 80% of the rural household in India are in the small and marginal farmer categories. लगभग जो 80% रूरल घर हैं, घरों के जो लोग हैं, वो यहाँ इंडिया के अंदर वो क्या हैं? या तो छोटे या मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। अब ये जो फार्मर्स हैं, इन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की? कि इनको सपोर्ट किया जाए, सही फैसिलिटी इनको टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाए, और जो है बीज वगैरह इनको मिल सके, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो मिल सके, क्रेडिट वगैरह ये लेना चाहें तो मिल जाए इनको, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल जाए फसलों के लिए, और जो मार्केटिंग आउटलेट्स हैं वो इनको मिल जाए, मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की कर ले। तो इस प्रकार से इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इन द अर्बन एरियाज़, अब अर्बन एरियाज़ के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर किन से मिलकर बना है? ऐसे वर्कर जो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, या फिर कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आते हैं, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में या और कहीं पर, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, या फिर जो स्ट्रीट वेंडर के तौर पर करते हैं काम, हेड लोड वर्कर्स, सिर पर बोझा उठाने वाले, गारमेंट मेकर्स जो है कपड़ा बनाने वाले, रैग पैकर्स एक्सेट्रा, पैकिंग के काम में जो काम करते हैं। तो ये सारे वर्कर्स क्या हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स government support for procuring raw material and marketing of output। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसे भी ज़रूरत है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, ताकि वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर सके और मार्केटिंग कर सके, आउटपुट जो भी बनाता है सामान उसकी। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जो कैजुअल वर्कर्स है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो अर्बन एरिया में है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। We also find that majority of the workers from scheduled caste, जो मेजोरिटी है वर्कर्स की शेड्यूल कास्ट के लोगों की, ट्राइब्स की या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की, फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, भाई एक तो काम उनको इरेगुलर मिलता है, रेगुलर नहीं मिलता, और दूसरा क्या है? लो पेड, मतलब कम सैलरी वगैरह उनको दी जाती है। दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी जो है झेलना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज़ दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसलिए जो प्रोटेक्शन है और जो सपोर्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, पेज नंबर 31, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के अनुसार जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, अभी तक तो हमने जो सेक्टर पढ़े हैं वो वर्कर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब ऑनरशिप, मालिकाना हक के अकॉर्डिंग, कि ये सेक्टर प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है, ठीक है।
Another way to classify economic activities into sectors could be on the basis of own assets and is responsible for the delivery of services. भाई अब एक और तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने का. कैसे कि भाई कौन है मालिक उसका ओन आसेट, भाई इसका जितने भी साधन है उन चीज़ों जितना भी सामान है उसका, या ये किसका है, ये एक्टिविटी करवा कौन रहा है, कौन मालिक है इसका, और कौन रिस्पॉन्सिबल है जो भी डिलीवरी ऑफ सर्विस है, जो भी वहाँ पे सर्विस दी जा रही है या जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. इन द पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. मालिक कौन है वहाँ पर, गवर्नमेंट है, और जितनी भी सर्विसेज वो है वो प्रोवाइड करवाती है. और प्राइवेट सेक्टर्स में जो ऑनरशिप है और जो भी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स. भाई कोई भी प्राइवेट व्यक्ति करवा सकता है या फिर कोई भी कंपनी वो काम करवा सकती है या सर्विस दे सकती है. सिंपल सी बात है. पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट के अंडर है ये, और प्राइवेट किसी का भी हो सकता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई कंपनी बना सकता है या कोई अपना काम करवा सकता है. तो प्राइवेट में आप समझ सकते हो, और पब्लिक क्या है, गवर्नमेंट का है. अब यहाँ बात की जा रही है जैसे रेलवेज़ की, पोस्ट ऑफिस की, ये एग्जांपल है किसके, पब्लिक सेक्टर्स के. वेयर एज जबकि कंपनीज जैसे कि लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहा जाता है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है. मालिक कौन है इनके, प्राइवेट लोग हैं. जैसे रिलायंस के कौन है, मुकेश अंबानी वगैरह जो हैं, और इसके टिस्को के जमशेदजी टाटा जी ने जो शुरू किया था, ठीक है, तो ये प्राइवेट लोग थे, प्राइवेट इंडिविजुअल लोग थे, ठीक है. Activities in the private sectors are guided by the motives to earn profit. अब जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मेन मोटिव क्या होता है इसका, कि प्रॉफिट कमाना है, ठीक है. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. ये सर्विसेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है उन इंडिविजुअल्स को या उन कंपनीज़ को. जैसे अब रिलायंस का है, रिलायंस का आप जियो का सिम लेते हो तो पेमेंट करते हो ना सर्विस लेने के लिए, या कुछ भी सामान लेना आपने तो जिस भी कंपनी का होगा उसको आप पे करोगे, ठीक है. द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर है उसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है. गवर्नमेंट रेज मनी, जो गवर्नमेंट है वो पैसा इकट्ठा करती है किस तरीके से, टैक्सेस के द्वारा या दूसरे तरीक़ों से, जिससे कि वो खर्चा पूरा कर सके जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है. मॉडर्न डेज, आजकल गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. जितने भी एक्टिविटीज़ इतनी सारी करवाती है उस पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है. व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, अब ये एक्टिविटीज़ है क्या, वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ पर क्यों खर्च कर रही है. देयर आर सेवरल थिंग्स. नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं needed by society as a whole but which the private sector will not provide at the reasonable cost. कि भाई सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए काम करना होता है, लेकिन जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसे रीज़नेबल कॉस्ट पर नहीं प्रोवाइड करवा सकता. वाई, क्यों नहीं करवा सकता. सम ऑफ दिस नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. और ये इतना पैसा खर्च करना जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर होता है. ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम thousands of people who use these facilities is not easy. और ठीक इसी प्रकार से जो हज़ारों लोग इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं उनके हाथों से पैसा इकट्ठा करना भी जो है वो आसान काम नहीं होता. इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, अगर वो ऐसा काम करते भी हैं, दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज़. वो ज़्यादा रेट वसूलेंगे प्राइवेट वाले ऐसा करने के लिए. एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ब्रिज, railways, harbors, generating electricity, providing
इरिगेशन थ्रू द डैम एक्सेट्रा। अब जैसे एग्जांपल्स अगर लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करवानी है रोड्स की, ब्रिज बनवाने हैं, रेलवे बनवाना है, हार्बर या इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इरिगेशन के लिए डैम वगैरह बनवाने हैं, तो इसमें अगर गवर्नमेंट बनवाती है ठीक है, तो लेकिन अगर ये प्राइवेट बनाने लग जाए तो क्या होगा, पैसा बहुत ज़्यादा वसूल ये लोग करेंगे। Thus the government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब प्राइवेट वाले तो उसी को देंगे ना, जिसने पैसा पे कर दिया उसको मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत ज़्यादा पैसा इस पर खर्च करती है और इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटी हर किसी को मिल सके। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। अब और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस जो है वो तब तक नहीं, या प्रोडक्शन जो है तब तक कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट उन्हें एनकरेज ना करे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। यहाँ क्या कहने की कोशिश की गई, तो यहाँ क्या पता है, जैसे कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी को बेचना जिस कॉस्ट में कि वो बनाई गई है, इससे क्या होगा कि उसके जो प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान वगैरह इस्तेमाल किया गया इंडस्ट्रीज़ में, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हम सेल करना कि जिस रेट में बनी है वो ऐसा प्राइवेट वाले तो नहीं कर सकते ना, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो यूनिट हैं, जिस स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट, उस रेट पर जो है प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को, विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। भाई ये जिस रेट पर ये इंडस्ट्रीज़ उसे अफोर्ड कर सकती हैं। अगर अब इनका सामान ही बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी इनको मिलेगी, तो क्या होगा, कंपनियां तब ऑटोमेटिकली बंद होंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको सस्ते रेट पर वो प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अब गवर्नमेंट जो है, जो कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की, वो खुद से उठाती है, कुछ उनसे ले लेती है, बाकी कॉस्ट वो खुद उठाती है, सब्सिडी वगैरह देकर जिस तरह से। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन द इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट द फेयर प्राइस। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो फेयर प्राइस पे वीट और जो राइस है उसे फार्मर से खरीदती है। दिस इज स्टोर्ड इन इट्स ओन गोडाउन, अपने ही गोदामों में से स्टोर करती है, एंड सेल एट द लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर थ्रू द राशन शॉप, और जो राशन शॉप्स है वहाँ पर कंज्यूमर्स को सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द क्लास ऑफ नाइन्थ क्लास में तुमने फूड सिक्योरिटी में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ा है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, गवर्नमेंट कुछ हिस्सा, जैसे सब्सिडी हमने पढ़ी थी ना, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो कॉस्ट का उठाती है। और ठीक इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किसको, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। अब वो कौन सी है, जैसे क्या क्या है वो, द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, गवर्नमेंट को उस पर स्पेंड किया जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, हेल्थ केयर वगैरह प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, जिनको पूरा करना गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर वही बात बताई गई है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो हेल्थ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना हर किसी को, ये एक एग्जाम्पल है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कौन खर्च कर रहा है इस पर, गवर्नमेंट खर्च कर रही है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर, इनमें से कुछ इश्यूज़ जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स को चलाना
एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब 14 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है स्पेशली, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की है। इंडियाज साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनपढ़ पॉपुलेशन कहाँ पर है, मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनपढ़ पॉपुलेशन इंडिया में है। सिमिलरली वी नो दैट, ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं, दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिशन एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको पोषण पूरा नहीं मिल पाता, और उनमें से भी काफ़ी ऐसे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हम पढ़ चुके हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ ओडिशा और मध्य प्रदेश इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड के कई हिस्सों के मुकाबले अगर हम देखें तो। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बारे में भी। ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना गरीबों को, और फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, और गवर्नमेंट करवाती भी है काफ़ी हद तक, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, गरीबों की केयर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज़, भाई जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड रीज़न है कंट्री के, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना उस एरिया का सुधार करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।